सबसे ज्यादा मूर्ख कौन? रोमांचक कहानी, हास्य कहानी, शिक्षाप्रद कहानी। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान सागर। मित्रों, आज की कहानी है सबसे ज्यादा मूर्ख कौन। कहानी में चार मित्र होते हैं जो एक दूसरे से होड़ करते हैं कि उनमें से ज्यादा मूर्ख कौन है। कहानी बहुत ही मजेदार और हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों नाकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। एक दिन वे चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई कि उनमें से ज्यादा बेवकूफ कौन है। आपस में वह यह तय कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके सोचा कि चलो गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास चलकर ही यह तय किया जाए। वही हमारा फैसला करेंगे कि ज्यादा मूर्ख कौन है। चारों चलकर पहुंच गए गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास, जो चौपाल पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उनसे जाकर उन्होंने कहा कि हम यह पूछना चाहते हैं कि हम चारों में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। अब जो गांव के बुजुर्ग थे, उनमें से एक ने कहा कि हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि ज्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई बात हो, ऐसी कोई घटना हो, कोई किस्सा हो, तो हमें बताओ, उससे हम तय कर पाएंगे। अब चारों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला, मैं अपना किस्सा सुनाता हूं। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था। क्योंकि मैं दूसरी बार ही जा रहा था, तो मेरी मां ने मुझसे कहा कि बेटा, ससुराल में ज्यादा इधर उधर की बातें मत करना, थोड़ी हाँ हूं में जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। तो मेरी मां ने मुझे कहा कि सिर्फ हाँ या ना। बस ये दो ही शब्द कहना मैं ससुराल पहुंच गया। ससुर जी आंगन में ही बैठे थे। कुर्सी पर जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और कहा, आइए जवाई राजा, सब ठीक तो है? मैंने कहा ना। तो वह चौंक गए। पूछा, क्यों, कोई परेशानी है? मैंने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? मैंने कहा ना फिर उनको। उन्होंने सोचा कि लगता है जवाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी है, शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई तंगी है रुपए पैसे की? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वो इंतजाम भी हो जाएगा। क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पे उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया, तो क्योंकि उनकी शादी कुछ ही वक्त पहले हुई थी, तो वहां एक हांडी में लड्डू रखे थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया, एक लड्डू उठाया और मुंह में रख लिया। और जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा, वो ढक्कन हाथ से गिर के छूट गया और नीचे गिर के टूट गया। और उसकी आवाज हुई तो सांस उठ के जल्दी से खड़ी हो गई और वो लड्डू को मुंह में रख के सिसकार रस जवाई भाग गया और अपने कमरे में घुस गया और चद्दर ओढ़ के सो गया। सास को लगा कि पता नहीं क्या बात है, जवाई जी अचानक से यूं भाग के गए। उसने अपने पति और बेटों को जगाया कि जाओ, जरा जवाई जी से पूछो कि क्या बात हो गई, इतनी रात को वो ऐसे भाग क्यों रहे थे। उसके साले और ससुर जब उसका हालचाल पूछने उसके कमरे में आए, तो वह चद्दर तान के सो रहा था। उन्होंने चद्दर हटाई और उसे उठाया तो देखा कि उसका मुंह एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके सालों ने कहा, मां, ये क्या परेशानी बताएंगे? इनकी परेशानी तो साफ नजर आई है। इनके अचानक क्या हो गया? जब ये आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गए। इन्होंने कहा, जाओ जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले और ससुर अफरा तफरी में जवाई को जल्दी से ले वैद्य जी के पास चले गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाजा खटखटा। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुंह पे अचानक क्या हो गया है, शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। वैद्य ने इधर उधर देखा और उसने कुछ अपने औजार से या फिर हाथ से उसके एक तरफ सूजन पे हाथ लगाया, तो वह लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वह चकरा गया। वैद्य जी, उसने सोचा कि यह कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक के दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सबने सोचा, सब जो उसको देख रहे थे कि हो क्या रहा है।
फिर वैद्य ने उसका मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ के खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते सब देख के जोर से ठहाका मार के हंस पड़े। वैद्य को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जवाई जी, ये क्या है? आपके मुंह में लड्डू? उसने सारी आती क्या सुनाई। उसके ससुर ने कहा, रे वाह बेवकूफ, ऐसी परेशानी थी तो बता ही दिया होता अन्यसी। अब आती है दूसरे मित्र की बारी। उसने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था। मेरी मां ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहन के जाना। मैं गांव के बाजार से जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहन के और कुछ सामान लेके ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा सा दूर था। मैंने सोचा कि वहां पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे। तो वहीं पर एक खेत में एक घर बना हुआ दिखाई दिया मुझे और पास में एक झोपड़ी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस झोपड़ी में मैं अपने नए कपड़े खोल के बदल लूं और आज की रात यहीं बिता लूं। सुबह नए कपड़े पहन के ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने वहीं झोपड़ी में अपने कपड़े उतार के टांग दिए और गमछा लपेट लिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा कि पास ही में खेत में एक घर बना हुआ है। क्यों ना यहीं से 2 रोटी मांगकर खा लूं और रात गुजार लूं। मैं गमछे में ही वहां पर पहुंच गया। गांव में बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी और वह खेत, वो घर तो खेत में बना हुआ था, इसलिए उस वक्त वहां पर बिजली थी ही नहीं। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा मैंने आवाज लगाई, लेकिन उस बेवकूफ को यह पता नहीं था कि वह घर उसके ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनाया था। अब उसके साथ ससुर और साले तो सब सो रहे थे और उसकी सास और उसकी पत्नी बैठी बैठी बातें कर रही थीं। जैसे ही उसने आवाज लगाई तो उसकी सास ने कहा, बेटी लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जा ये 2 रोटी और सब्जी उसे दे। आ हाँ, बिजली नहीं आ रही है तो तू ये मोमबत्ती ले जा। तो मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लग गया, लेकिन वो मुझे ना देख पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल साफ दिखाई दी, मैं चौंक गया कि यह तो मेरे ससुराल वालों का ही घर है और मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे देखा तो गाय भैंसों के गोबर की ढेरी लगी थी। मैं पीछे चलता चलता उस ढेरी में जा गिरा। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई और उसने अपने सब घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले भागकर बाहर आए, ने मुझे उठाया निहाया, धुला साफ किया और पूछा, जवाई जी आप यहां कैसे? और इस हालत में मैंने अपनी सारी आती उन्हें बताई। मेरे ससुर और सालों ने कहा, वाह रे बेवकूफ, रात में आओ या दिन में आओ, हमें कपड़ों से क्या लेना देना है? हमें तो आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें आइंदा मत करना। दूसरे मित्र का किस्सा भी खत्म हुआ। अब आई बारी तीसरे मित्र की। उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर हुई कि मेरी सास की तबीयत खराब है, तो मैं अपनी पत्नी को अपने घर पर ही छोड़, क्योंकि हम घर में 2 ही आदमी थे, इसलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया। और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मां के हालचाल पूछ के आता हूं। मैं अपने ससुराल पहुंच गया। सास के हालचाल पूछे। घर में सास के अलावा और कोई नहीं था। 2 साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए हुए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिला के थोड़ी देर हमने बातें कर ली। अब सास को खेत पर खाना देने जाना था, तो मैंने भलाई लेते हुए कहा, माताजी आप यहीं आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लाइए खाना मैं दे आता हूं, मुझे बता दीजिए कौन सा खेत है। सास ने फला फला खेत का पता मुझे बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। वहां पर चौराहे पर एक काठ लगा हुआ था। मैंने कभी काठ देखा नहीं था, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, भाई ये क्या है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहां का राजा को अगर कोई कर या लगान समय पर नहीं देता है तो उस आदमी को वो इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा, यह चीज तो पहली बार देखी है।
क्यों ना इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं रखी और कार में अपना सिर दे बैठा। वहां पर एक पत्थर था, जिससे मैंने उसे ठोक लिया तो वह थोड़ा सा सख्त हो गया। इतनी ही देर में एक कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोली उठाई। मैंने वो पत्थर और कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी ले भाग गया और मेरा पत्थर भी गया। अब मैं उस काठ में से हिल नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुंचा, पर इंतजार करते करते शाम हो गई। वे दोनों गुस्से से आग बबूला होते तिल मिलाते हुए घर पर आए और अपनी अपनी पतियों पत्नियों पर बरस पड़े। सास चौकन हो गई कि ऐसा क्या हुआ। दिन में ही तो जवाई जी आए थे और मैंने खाना उनके हाथ आपके लिए खेत पर भिजवाया था। क्या पहुंचे नहीं? ससुर ने कहा। जवाई जी खाना लेकर, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं पहुंचा। अगर वह वहां नहीं पहुंचे और यहां भी नहीं है तो वह गए कहां? लड़ाई वगैरह सब भूलकर साले और ससुर सब जवाई को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उनसे पूछते जाते। एक आदमी मिला जिसने बताया कि आपका जवाई तो गांव के चौराहे पर काठ में अटका हुआ पड़ा है। अब जो वो ससुर था वह गांव का हुकुम। देव जवाई ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि राजा ने उसे काठ में दे दिया? चलो राजा के पास ही चलते हैं। वो और उसके साले पहुंच गए राजा के पास और राजा से कहा, महाराज, मेरे जवाई से ऐसी क्या गलती हो गई? क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काठ में दे दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काठ में देने का या दिलवाने का हुक्म नहीं दिया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाहियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काठ में नहीं डाला गया है राजा। उसको उसके सिपाही ससुर और साले सब मिलकर वहां चौराहे पर पहुंचे और काठ में जवाई को देखकर उसी से पूछा कि तुम्हें काठ में किसने डाला? उसने जो दिन भर में उसके साथ आ बीती हुई सारी बता दी। सब के सब हंस पड़े और उसके साले और ससुर उस पर बरस पड़े कि वाह रे बेवकूफ, ऐसी बेवकूफी भरी बात भी नहीं करनी थी कि खुद के खुद ही काठ में गिर गए। उसको वहां से निकाला और घर ले गए। यह तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है चौथे मित्र की। उसने कहा, मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर में बस मैं, मेरी पत्नी और बच्चे ही थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई और मैं खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए घर पर रह गया। जब शादी का ऐन वक्त पर आ गई तो एक दिन पहले मैंने भी जाने का सोचा। मैं आनंद फानन में कपड़े डाल के और पहुंच गया। ससुराल पहुंच गया। शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था और घराती जिम रहे थे। मैंने भी खाना खाया, थोड़ी आओ भगत की करवाई और उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा, मुझे याद आया कि मैं तंबाकू तो अपने घर ही भुलाया हूं। मैं इस ठहरा तंबाकू का आदी। मुझे तंबाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूं? बिना तंबाकू खाए तो मुझे नींद ही नहीं आती। अब मैं वहां पूछूं भी तो किससे? शादी के घर में इतने सारे लोग थे और ऐसा माहौल, मेरे ससुराल में कोई भी तंबाकू नहीं पीता। साथ मैं शर्म के मारे उनसे पूछ भी ना सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वो दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थे। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा कि तंबाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तंबाकू को भैंसों के बाले में रख दिया गया है। आप वहां से जाकर ले आइए। मैं गाय भैंसों के बाले में पहुंच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे तो कहीं भी तंबाकू नजर न आई। मैं हैरान परेशान वापस अपनी पत्नी के पास आया और उसे बताया कि मुझे तो कहीं भी तंबाकू नजर नहीं आई। तुम ही चलो और मुझे बताओ। उसने कहा, मैं कैसे चलूं? आप देख रहे हैं मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर, दोनों में मेहंदी लगी है। मैं चल ही नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूंगा, तुम बस मुझे अंगली से इशारा कर देना, मैं ले आऊंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधों पर बिठाया और गाय भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगा।
जब गाय वहां पर बिजली तो आ नहीं रही थी। जब मेरी पत्नी मेरे कंधों पर बैठी थी तो दूर से अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंस सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी। सब अपने खूंट से अपनी साखली तुड़ाता कर भाग गई। जब वह भाग रही थी तो जो आगे शादी का खाना वगैरह चल रहा था वहां से सारे घर वाले भागकर और बाड़ी में यह देखने आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी गाय और भैंस अपने खून से तुड़ाता के भाग गई। जब वे लोग आए और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही ना मिला। मेरे सालों ने ससुर ने ऐसे देखा तो उन्होंने मुझे पूछा, जवाई जी, ये क्या हो रहा है? आप बिटिया को ऐसे कंधों पर उठाए क्यों हैं? मैंने अपनी सारी बात उन्हें बता दी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करने से पहले हम ही से कह दिया होता, हम ही से तंबाकू मांग लेते। मेरा किस्सा भी कुछ यूं समाप्त हो गया। अब बताइए, हम चारों में से कौन सबसे ज्यादा मूर्ख है? तो वहां के जो बुजुर्ग थे उसने कहा, देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, तो जो तुम काठ में अपने आप गिर पड़े तो तुम ही सबसे ज्यादा मूर्ख लगे। ना तो तुम्हें उससे कोई लालच था, ना कोई कुछ काम था, और तुम बिना मतलब ही कार में जा पड़े। इसलिए सबसे ज्यादा मूर्ख तो तुम ही हो दोस्तों। यह कहानी किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।